हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप देख रहे होंगे कि हम भूगोल फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस धीरे धीरे स्टार्ट कर दिए हैं। जिसमें हमने आपको पहले तो पिछले क्लासेस में फर्स्ट यूनिट के बारे में बताया, जिसमें डिटर्मिनेशन और डिटर्मिनिज्म और ऐसे 2-3 टॉपिक हमने आपको कवर कराए। साथ ही साथ हमने ये भी आपको बताया कि ये ह्यूमन ज्योग्राफी का जो आपका पेपर है वो है क्या वास्तविकता में, उसके कितने स्कोप, कितना उसका पार्ट है, क्या स्कोप है उसका, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने आपको पिछले क्लासेस में क्लियर कराई हैं। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम कवर करने वाले हैं जो आपका अगला यूनिट है, जिसमें कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करेंगे आज की क्लास में। लेकिन ये जो टॉपिक है आपका, उसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे आज की क्लास में। विश्व जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप। हम प्रयास करेंगे कि इस क्लास में आपको बहुत ही अच्छी-अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हो सके। साथ ही आप ये समझ सकें कि पूरे विश्व में कौन-सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है और कौन-कौन से वो उस स्थान की अलग क्या विशेषताएँ हैं, वो भी आज की क्लास में आपको समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो विश्व की जनसंख्या को समझने के लिए इसको 2 प्रतिरूपों में बाँटा गया है। पहला तो ये है कि प्रथम श्रेणी जो होती है उसमें हम महासमूहों का महासमूहों का विचार किया जाता है कि कौन-कौन से ऐसा स्थान है जहाँ पर जन का मतलब जनसंख्या का बहुत ज़्यादा मात्रा में समूह पाया जाता है, किस क्षेत्र में। तो जनसंख्या वितरण के बारे में जब हम बात करते हैं कि तो वो 2 प्रतिरूपों का हम ध्यान रखते हैं। पहले प्रतिरूप में हम कौन-कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, उसके बारे में बात करते हैं। और मेनली आज की क्लास में हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं, आज की क्लास में। दूसरा जो प्रतिरूप है उसमें प्रत्येक महाद्वीप की जनसंख्या का और उनके मुख्य प्रदेशों में जनसंख्या के उपसमूहों पर विचार किया जाता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जो प्रथम श्रेणी के प्रतिरूप है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। एशियाई जनसमूह, यूरोपीय जनसमूह, अमेरिकन जनसमूह और अफ्रीकन जनसमूह। पूरे विश्व पटल पर जो जनसंख्या पाई जाती है उसको अध्ययन करने के लिए हम आसान तरीका ये अपनाते हैं कि उनको हम कई पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, कई पार्ट में डिवाइड करने से हमें बहुत सारे फ़ायदे प्राप्त होते हैं, जैसे कि उस पर्टिकुलर प्लेस में जो जनसंख्या है उसकी विशेषता क्या है, ठीक उनका प्रमुख व्यावसायिक क्रियाकलाप क्या है, उसके अतिरिक्त कृषि प्रधान है या फिर औद्योगिक है, ये सभी बातें हम समझ पाते हैं। अब जिस प्रकार से अगर हम एशियाई जनसमूह की बात करें, उसी की विशेषता सेम तो यूरोपीय जनसमूह नहीं रखता होगा। सबकी अपनी अलग-अलग एक विशेषताएँ हैं। तो आज की क्लास में हम एशियाई जनसमूह के साथ-साथ यूरोपीय जनसमूह के विषय में बहुत ही अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। बाकी ये जो अमेरिकन जनसमूह और अफ्रीकन जनसमूह के विषय में बातें हैं, वो हम आने वाली क्लासेस में आपसे बात करने वाले हैं। चलिए, एशियाई जनसमूह की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा विशाल मात्रा में है। पूरे विश्व पटल पर सबसे ज़्यादा आबादी वाला, सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र यही माना जाता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र यही माना जाता है, एशियाई जनसमूह। कहा जाता है कि विश्व की 60% जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है। आप सोच सकते हैं कि 60% जनसंख्या इसी क्षेत्र पे निवास करती है। लेकिन इसमें भी इसको भी अध्ययन करने के लिए हमने 3 भागों में इसको विभाजित किया हुआ है, उत्तरी, मध्यवर्ती और पश्चिमी एशियाई जनसमूह। हमने एशियाई जनसमूह को कितने भागों में बाँटा है? हमने एशियाई जनसमूह को भी 3 भागों में बाँटा है। पहले तो हमने जनसंख्या वितरण को 2 भागों में विभाजित किया, उसके 2 प्रतिरूप मैंने आपको बताया पहले ही। उसके बाद हम उन प्रतिरूपों का अध्ययन करने के लिए भी पूरे विश्व पटल को हमने 4 भागों में विभाजित किया है, एशियाई, अफ्रीकन
अमेरिकन। ठीक है, वो 4 भाग जो भी मैंने आपको अभी बताए, एक बार फिर से रिकॉल हो जाएगा। एशियाई जनसमूह, यूरोपीय जनसमूह, अमेरिकन जनसमूह और अफ्रीकन जनसमूह। हमने एशियाई को भी 3 भागों में विभाजित कर दिया है, उसके अध्ययन में आसानी प्रदान करने के लिए। एशियाई जनसमूह को भी हमने 3 भागों में बांटा है, उत्तरी, उत्तरी, मध्यवर्ती, उत्तरी, मध्यवर्ती और पश्चिमी, पश्चिमी भाग, जो भी आपके एशिया का पश्चिमी भाग है, हमने इसको अध्ययन करने के लिए 3 भागों में विभाजित कर दिया है, जिससे हम इसका अध्ययन और आसानी से कर सकें। अब अगर हम बात करें तो ये जो एशियाई जनसमूह है, इसका जो पश्चिमी भाग है, वहाँ पे कम जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, पर ये भी है, ये जो हमारा क्षेत्र है एशियाई जनसमूह का, ये पूरा एशिया वैसे तो बहुत विशाल है, लेकिन पूरे विशाल क्षेत्र पे जनसंख्या नहीं निवास करती है। इसमें बहुत सी ऐसी क्षेत्र हैं जो निर्जन है, जहाँ पे रहना ही मुश्किल है। एशियाई जनसमूह का ऐसा बहुत सारा भाग पाया जाता है जो कि जीवन निर्वाह के लिए सही नहीं है। इसके लिए भी कुछ मानसूनी प्रदेश है जहाँ पर हम निवास करते हैं एशियाई जनसमूह के रूप में। जनसंख्या का जो 60% भाग है बड़ा वाला, वो पूरे एशियाई जनसमूह में निवास ना करके बल्कि केवल मानसूनी प्रदेश जो कुछ-कुछ है, उनमें निवास करता है। ठीक है? मानसूनी प्रदेश जो है एशियाई के, उनमें ही निवास करता है। अब इनको भी हम अध्ययन करने के लिए हमने कुछ भागों में बाँटा हुआ है, 3 भागों में। पूर्वी मानसूनी प्रदेश और दक्षिणी मानसूनी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र, इस 3 भागों में हमने इसको भी विभाजित किया हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने पहले जनसंख्या वितरण के अध्ययन करने के लिए उसको 4 भागों में विभाजित किया, जिसमें पहला एशियाई जनसमूह है और एशियाई जनसमूह को भी हमने मानसूनी प्रदेश में अध्ययन किया। एशियाई जनसमूह का अध्ययन हम मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत ही कर पाएंगे, क्योंकि मानसूनी प्रदेश जो है उसी में ही विशाल जनसंख्या का भूभाग निवास करता है। और इस मानसूनी प्रदेश को भी हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्षेत्र। इस क्षेत्र में ही जनसंख्या की सर्वाधिक मात्रा निवास करती है। अगर हम बात करें पूर्वी एशियाई क्षेत्र का, तो यहाँ पर क्या है कि 23% जनसंख्या इसी में निवास करती है। 23% जनसंख्या इसी में निवास करती है और इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो जापान, चीन और कोरिया ही माने जाते हैं। इन क्षेत्रों में जनसंख्या की बहुत ही ज़्यादा आबादी वाले लोग निवास करते हैं। पूरे एशिया के 23% लोग यहाँ पर निवास करते हैं। वेट अ मिनट। जी, हम बात कर रहे थे कि पूर्वी क्षेत्र जो है वहाँ पर 23% भाग जापान, चीन और कोरिया में जनसंख्या का निवास करता है। अब अगर हम बात करें दक्षिणी क्षेत्र की जो एशिया का है, उसमें शार्क शार्क के देश आते हैं जिसमें 22% जनसंख्या निवास करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि शार्क में कौन-कौन से देश आते हैं, तो इसमें शार्क में आते हैं शार्क में भारत, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश और नेपाल। ये 7 ऐसे देश हैं जो कि शार्क देश के नाम से जाने जाते हैं। शार्क
देश के नाम से जाने जाते हैं। और एशिया का जो 22% जनसंख्या का समूह है वो इसी में निवास करता है। भारत, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश और नेपाल में 22% जनसंख्या एशिया की इसमें निवास करती है। इसको हम शॉर्टकट में शार्क देश कहते हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा कि शार्क देश में कौन कौन से आते हैं। इसको आप बाय नेम याद कर सकते हैं: भारत, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश, नेपाल। इसको आप याद भी कर लीजिएगा क्योंकि आगे बहुत काम भी आता है ये। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें दक्षिणी पूर्वी एशिया की, तो यहाँ पर इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर, इसमें एशिया का 8% जनसंख्या का निवास माना जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र पे जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है। अब चलिए हम ये समझते हैं कि एशियाई जनसमूह की विशेषताएं क्या क्या हैं। जाहिर सी बात है, हर एक प्लेस की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो कुछ विशेषताएं ऐसी होंगी जो एशियाई जनसमूह की खास होंगी। ये जो क्षेत्र है एशिया का, ये कृषि प्रधान देश माना जाता है। कृषि प्रधान देश माना जाता है। इनका जो व्यवसाय है आयात निर्यात का, इसमें कृषि के ज्यादा कार्य किए जाते हैं। साल भर में यहाँ पर 2 फसलों का योगदान ज्यादा होता है। 2 बार फसलें बोई जाती हैं, काटी जाती हैं। इसमें चावल प्रमुख मात्रा में पाया जाता है क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर का क्षेत्र है, ये जो एशियाई जनसमूह का क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पर चावल अधिक मात्रा में निकल के आता है। इस वजह से चावल प्रमुख यहाँ की कृषि है। ठीक, अगर हम बात करें इसके क्षेत्र में अक्षांशीय स्तर पर इसके विस्तार की, तो 10 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री उत्तर अक्षांश तक इसका विस्तार फैला हुआ है। यहाँ की जो जलवायु है वो काफी ज्यादा गर्म मानी जाती है, काफी ज्यादा गर्म मानी जाती है। वर्ष में 2-3 फसलों का यहाँ पर पैदावार होता है। अगर हम बात करें सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी जो नदियां हैं, इन क्षेत्रों में कृषि उपज अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। कृषि उपज अधिक मात्रा में पाया जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि नदी बेसिन का जो भी एरिया होता है वहां पर कृषि अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये जो क्षेत्र थे नदियों वाले, वहां पर कृषि की उपज बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि चीन में भी कुछ नदियां ऐसी हैं जिसका मैंने नाम नहीं मेंशन किया है। वो भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कृषि उपजाऊ जमीन है, अच्छी खासी पैदावार उत्पन्न होती है। आगे हम बात करते हैं यूरोपियाई जनसमूह के बारे में। अभी तक हमने केवल एशियाई जनसमूह के बारे में चर्चा की है। आइए हम यूरोपीय जनसमूह के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर पूरे विश्व पटल की 12% जनसंख्या का निवास माना जाता है। अगर हम इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 40 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री उत्तर अक्षांश तक इसका विस्तार माना जाता है यूरोपीय जनसमूह का। अगर हम बात करें तो ये जो जैसे मैंने आपको बताया ना कि 40 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच में यूरोपीय जनसमूह का क्षेत्र है, लेकिन जो सघनता है वो 40 डिग्री से 55 डिग्री अक्षांश के बीच में ही पाई जाती है। उसको इंग्लिश चैनल के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश चैनल के नाम से आप ये भी याद करके रखिएगा कि इंग्लिश चैनल का जो क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या ज्यादा मात्रा में पाई जाती है यूरोपीय जनसमूह में। अब अगर हम बात करें इनके औद्योगिक या फिर इनके व्यावसायिक क्रियाकलाप की, तो ये औद्योगिक स्थान बहुत ज्यादा है। कोयला यहाँ पर प्रमुख है। व्यावसायिक तौर पर कोयला यहाँ पर प्रमुख है। इनके जो प्रदेश है वहां पर औद्योगिक नगरों का विकास अधिक हुआ है। ये जो क्षेत्र है वहां पर औद्योगिक नगरों का विकास बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, हॉलैंड, उत्तरी फ्रांस, जर्मनी, ये सभी जो है वो नदी बेसिन में है। ये सभी जो है वो नदी बेसिन में है। इस महाद्वीप में जनसंख्या का मुख्य आधार निर्माण उद्योग है। मुख्य आधार जो है जीवन यापन का, जीविकोपार्जन का, पैसा कमाने का, वो क्या है? औद्योगिक क्रियाकलाप है। इसलिए इस क्षेत्र की जो सभ्यता है वो औद्योगिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। औद्योगिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। जिस प्रकार से हमने एशियाई जनसमूह के विशेषताओं को बहुत ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से आपने समझा, उसी प्रकार से अब हम यूरोपीय जनसमूह के
विशेषताओं पर भी अध्ययन करते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं कि इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या-क्या हैं। ये मैदानी क्षेत्र है। ठीक, निर्माण उद्योग के द्वारा जनसंख्या पोषण की क्षमता 10 गुना बढ़ जाती है इन क्षेत्रों में। क्योंकि आजकल का जो टाइम है वो औद्योगिक क्रांति वाला है, औद्योगिक विकास वाला है। तो यहाँ के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर औद्योगिक क्रियाकलाप ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिस वजह से जनसंख्या का जो पोषण स्तर है वो 10 गुना अधिक बढ़ जाता है। बड़े पैमाने पर निर्माण होने के बड़े पैमाने पर निर्माण होने से विशाल नगर स्थापित हो गए हैं। ये जो क्षेत्र है यूरोप का वो इतना ज़्यादा बड़े पैमाने पर निर्माण करता है। औद्योगिक क्षेत्र में इतनी क्रांति इस क्षेत्र में आई हुई है कि यहाँ पर नगरों का विकास बहुत ही ज़्यादा हुआ है। नगरों का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। भोज्य पदार्थ और कच्चे माल दूसरे महाद्वीपों से आयात करके लिए जाते हैं। जो खाने वाली चीज़ें हैं और ठीक हम जो कच्चा माल मंगा रहे हैं अपने औद्योगिक निर्माण के लिए वो दूसरे देशों से ये प्राप्त करते हैं। बदले में निर्मित उत्पादन का ये निर्यात करते हैं। जो भी चीज़ें ये बनाते हैं उसका ये बदले में निर्यात करते हैं। यूरोपीय औद्योगिक प्रदेशों में कृषि की अपेक्षा उद्योगों का विकास अधिक होने के कारण ये देश अपना भोजन और उसके बदले में पक्का माल निर्यात करते हैं। वही बात हुई जो मैं आपसे कह रही हूँ कि यूरोपीय क्षेत्र जो है यहाँ पर औद्योगिक प्रदेशों में कृषि उतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में औद्योगिक चीजें हैं। उद्योगों का विकास इतनी अधिक मात्रा में हुआ है, उस मात्रा में कृषि के कार्य नहीं होते हैं। इसी वजह से वो लोग अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं और उनके द्वारा जो बनाई गई चीजें होती हैं उसको वो दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। इसी प्रकार से इनका जीवन यापन हुआ करता है। आज की क्लास में हमने यही अध्ययन किया कि यूरोपीय जनसमूह और एशियाई जनसमूह की विशेषताएं क्या-क्या हैं। यूरोपीय जनसमूह और एशियाई जनसमूह की विशेषताएं क्या-क्या हैं। आने वाली क्लासेस में हम और भी जो 2 टॉपिक बचे हुए हैं उसको हम कवर कराएंगे। ठीक उसी के साथ-साथ हम कंपेयर करके भी आपसे ये प्रयास करेंगे कि आपको याद करा सकें, जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ।